नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं हमारे साप्ताहिक शो के साथ जिसका नाम है संकट, सुरक्षा और स्वामी। आज के इस शो में हम जिस सवाल पे चर्चा करेंगे, जिस प्रश्न पर चर्चा करेंगे वो है कि मोदी शी की G20 बैठक से क्या डिप्सांग क्राइसिस का किसी तरह का समाधान निकल सकता है। प्रवीण, दर्शकों के सवाल लेने से पहले हमेशा की तरह आपकी तरफ रुख करूंगी, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा इस क्राइसिस के बारे में बता सके तो। शुक्रिया अपूर्वा। जैसे कि हमारे दर्शकों को पता है, 2 साल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे LAC पे भारत और चीन के फौज आमने सामने की स्थिति में रहे हैं जी। अभी पिछले गए हफ्ते में 19वें राउंड कोर कमांडर लेवल के हुए, जो हमेशा जैसे चुशुल में किए जाते हैं। अब पिछले मीटिंग्स में धीरे धीरे जो कॉन्फ्रंटेशन थे, जो हमने शो पे भी डिस्कस किया है, कुछ सेक्टर्स के ख़त्म हो गए हैं और डिसएंगेजमेंट अग्रीमेंट्स या नो पेट्रोल अग्रीमेंट्स किए गए कि दोनों साइड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कुछ दूरी तक अपने फौजों को पीछे करेगी ताकि आमने सामने का खतरा ना रहे और वो बीच के एरिया में कोई पेट्रोलिंग नहीं रहेगी, किसी की फौज नहीं जाएगी। और कुछ सिस्टम्स भी बनाए गए ताकि दोनों साइड्स ये वेरीफाई कर ले कि वो डिस्प्यूटेड एरिया में कोई जा नहीं रहे हैं जी। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो है डेप्सांग प्लेन्स, जो 942 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये उत्तरी हिस्सा है, सबसे उत्तरी हिस्सा है लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल का, और वहाँ कोई अग्रीमेंट हो नहीं पाया है। अब पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दोनों साइड पे कट्टर बातें जो हो रही थी एक दूसरे के बारे में, वो थोड़ी कम हुई हैं। कुछ ही दिनों में शी जिनपिंग, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दिल्ली आना है G20 समिट के लिए। वहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी होंगे जी। बहुत स्पेकुलेशन चल रहा है और इस वक्त स्पेकुलेशन ही है कि बिहाइंड द सीन्स कुछ समिट मीटिंग या बायलैटरल मीटिंग अरेंज करने की बात या कोशिशें हो रही है। और अगर ये हो रही हैं तो फाइनली ये मिलिट्री नेगोशिएशन जो है शायद पॉलिटिकल पुश के साथ थोड़ा आगे बढ़ पाए, जिससे दोनों मुल्कों के फौजों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जी। जी, इसी के साथ पहला सवाल लेती हूँ। सीमा का सवाल आ रहा है, बोल रहे हैं कि शी कई बार सीमा घुसपैठ का उपयोग चीनी शक्ति का दावा करने के लिए करते हैं। डिप्सांग फेस ऑफ के पीछे की रणनीति क्या थी? सीमा जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और अगर ये कहानी के जड़ तक जाना है तो एक्चुअली ये 1962 के पहले ही शुरू हुआ। तो अगर आप कल्पना करेंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक लाइन ही है, तो समझिए कि 1962 के पहले भारत ने अपने फौजी कुछ यहाँ तक बढ़ा दिए थे पूर्वी दिशा में, जबकि चीन कह रहा था कि बॉर्डर इधर पश्चिमी साइड पे है। और ये हर इलाके में थोड़ा इसमें वेरिएशन था, लेकिन मोटी मोटी ये कहानी थी। 1962 के जंग में चीन अपने क्लेम लाइन तक आ गया और भारत की फ़ौज बहुत लड़ी, लेकिन दौलत बेग ओल्डी से उस वक्त जो ट्रूप्स थे उनको वापस आना पड़ा, क्योंकि उस वक्त याद रखिए भारत और लद्दाख को जोड़ने की सड़क तक नहीं थी, बहुत कम सोल्जर्स थे वहाँ, बहुत कम सैनिक थे, उनके पास हथियार असले के कोई ज़्यादा साधन नहीं थे। तो वो पीछे हटे लेह को बचाने के लिए और चीन आगे तक आ गया। फिर धीरे धीरे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम से लेट 1970s में भारत अपने पेट्रोल आगे भेजने लगा उन इलाकों तक जहां तक 62 में भारतीय पोस्ट थे। जी। उस वक्त चाइना से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, या कम से कम अगर कोई ऑब्जेक्शन आया तो ऑफिशियल रिकॉर्ड पे कहीं नहीं है। बहुत सालों के लिए स्थिति चलते रही कि भारत के ट्रूप्स आगे जाते रहे, लेकिन 2013 में पहली बार ये विवाद का मुद्दा बन गया, क्योंकि चीन ने अपने ट्रूप्स अपने क्लेम लाइन तक बढ़ाने की कोशिश की। जी। यहीं डेप्सांग प्लेन्स पे एक फेस ऑफ हुआ था 2015 में। चुशुल जो थोड़ा दक्षिणी हिस्सा है वहाँ फेस ऑफ्स हुए। चीन फिर सड़कें बनाने लगा अपने क्लेम लाइन तक, और आज की तारीख हम मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि चीन अपने क्लेम लाइन तक आया हुआ है। ये बीच का हिस्सा जो भारत पेट्रोल कर रहा था, चाहे उसके परमानेंट पोजीशंस नहीं थे, वो पेट्रोल अब मुमकिन नहीं है क्योंकि चाइना ने उनको ब्लॉक कर दिए हैं। भारत
और चीन के बीच में एग्जैक्टली क्या नेगोशिएशंस हुए हैं इस पे हमें नहीं पता, लेकिन प्रिंसिपल बाकी इलाकों में जो एस्टेब्लिश हो गया है या उसूल ये है कि जो भी बीच का डिस्प्यूटेड एरिया है उसमें दोनों साइड की फौजें नहीं जाएंगी जी। इस केस में। लेकिन भारत को अगर ऐसा कंसेशन करना है तो शायद पॉलिटिकली कीमती हो सकता है। आखिर बाकी एरियाज कुछ ही किलोमीटर के हैं, ये तो 942 किलोमीटर का है। इस पे सियासी बहसें भी बहुत सारी हुई है। तो हो सकता है कि अल्टीमेटली मिलिट्री नेगोशिएटर्स ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे, पॉलिटिकल लेवल पे लिया जाना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि अब मोदी जी और शी जिनपिंग ये डिसीजन कुछ अग्रीमेंट कर पाते हैं या नहीं। जी जी। इसी से जुड़ा एक और सवाल आ रहा है, रमेश का पूछ रहे हैं कि मोदी और शी दोनों एक ही वक्त G20 मीट में होंगे, क्या उनकी समिट मीटिंग संभव है? देखिए, अब ये कहा जाता है कि पीछे प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी ने एक मीटिंग तो की थी, एक वो कर्टसी जेस्चर था लास्ट समिट पे, जो अब चाइना कह रही है कि सिर्फ वो कर्टसी जेस्चर नहीं था, वहाँ एक्चुअली दोनों लीडर्स ने कुछ बात की रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने की। ये हमें पता है कि भारत में कम से कम ये फीलिंग है कि ये मैटर दो वजहों के वजह शायद थोड़ा आगे बढ़ गया है। नंबर एक, हम देख सकते हैं कि जब कि उस वक्त हमारे दर्शकों को याद होगा बहुत कठोर बातें की थी कि चीन से इंपोर्ट्स ख़त्म कर देने चाहिए, चीज़ें लेने बंद कर देना चाहिए, ट्रेड ख़त्म कर देना चाहिए। लगभग उल्टा ही हुआ है। भारत के इंपोर्ट्स चीन से बड़े हैं इस वक्त में, और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ाई है, क्योंकि देश की प्रगति एक जगह है और ईगो दूसरी जगह है। जी। भारत बहुत सारी चीज़ें जैसे केमिकल्स जिनसे हम फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं, या कंपोनेंट्स कंप्यूटर्स के लिए, फ़ोन्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ें चाइना में ही बनती हैं, तो लेनी वहीं से है और फिर हम उन पे वैल्यू ऐड करके दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लेना बंद कर दें या ट्रेड रिलेशनशिप पूरी तरह ख़त्म कर दें, ये हमारे लिए ये हानिकारक होगा। दूसरी बात है कि ये जो हाई एल्टीट्यूड डिप्लॉयमेंट है, जबकि टेरिटरी बहुत प्रेस्टीज का इश्यू हो सकता है, हम सबको अपने मुल्क की टेरिटरी बहुत अहम और कीमती लगती है, लेकिन ये एरिया स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के नहीं हैं। किसी टाइम पे ये सारे इलाके जो काराकोरम माउंटेन से लेके पेंगोंग लेक तक थे, इनमें सिर्फ कभी कतार ट्रेड के कॉन्वॉयज़ जाते थे, लद्दाख लेह से लेके या कश्मीर से लेके सेंट्रल एशिया तक। ये बहुत ही ठंडे इलाके थे, साल में 6-8 महीने एक्सेसिबल नहीं थे। सिर्फ सर्दी के वक्त वहाँ के दरियों को पार किया जा सकता था। इनफैक्ट मुर्गो एक जगह जहाँ अब बहुत बहस है, उसे गेट ऑफ हेल बुलाया जाता था, क्योंकि आगे सिर्फ काराकोरम था और काराकोरम से बच के आगे निकलना इतना असंभव लगता था उस वक्त। तो अब गेट्स ऑफ हेल पे हज़ारों सैनिकों को सर्दी भर रखना हमारे बजट से, डिफेंस बजट से एक बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म कर देता है, जो हमें हमारे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए चाहिए। और चीन के लिए भी कोई लाभ नहीं है, लेकिन क्योंकि आखिर उनके भी जनरल उन्हें बता रहे होंगे कि जी ये 942 किलोमीटर के फ्रोज़न टेरेन पे हम कब्ज़ा कर भी ले तो क्या क्या फ़ायदा होगा चीन का इससे। कोई वहाँ से ये मतलब आगे बढ़ के हिमाचल का कब्ज़ा नहीं कर सकते, आगे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मॉडर्न वॉरफेयर वहाँ कुछ हो नहीं सकती। तो दोनों साइड्स के लिए कोई ख़ास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अब एक थोड़ा प्रेशर बनने लगा है कि कुछ प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक इसका मिडिल पाथ निकालना चाहिए। ऑफ कोर्स दोनों साइड्स पे शायद ट्रस्ट लेवल बहुत हाई नहीं है, तो देखना होगा। और प्राइवेटली मोदी जी और शी जिनपिंग जो चर्चा कर रहे हैं, सर्टनली मुझे तो नहीं बताने वाले हैं, सो वी हैव टू वेट एंड सी। बिल्कुल। अगला सवाल आ रहा है, संजय का पूछ रहे हैं कि जब लद्दाख के कई और जगहों पर डिसएंगेजमेंट हो गया है भारत और चीनी फौज के बीच, तो डिप्सांग में आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है अब तक? अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका थोड़ा मैंने जिक्र पहले किया था कि
समझिए कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चाइना यहाँ क्लेम करता है उसको होना चाहिए और हम यहाँ कहीं कहते हैं। जी। डिसएंगेजमेंट जो हुआ है थोड़ा एसिमेट्रिकल रहा है, और इस पे आप द प्रिंट के पिछले इश्यूज देखेंगे तो जनरल पनाग, एच.एस. पनाग जो हमारे कॉलमनिस्ट हैं, उनने जो और उस एरिया के नदर्न आर्मी कमांडर भी रहे हैं, उनने बहुत विस्तार से समझाया है कि एक तरह से ये अग्रीमेंट्स, अगर आप इस पे बहुत कट्टरपन दिखाना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि इंडिया के फ़ायदे में नहीं है, क्योंकि इंडिया ने अग्री किया है कि चाइना की क्लेम सीमा से लेके लगभग बीच के हिस्से तक भारत के ट्रूप्स आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन चीन ने उतनी दूरी तक अपने ट्रूप्स पीछे नहीं किए हैं। और इसकी वजह है कि चीन का आर्गुमेंट है कि अरे हम तो यहाँ तक आ गए थे 1962 में, तो जो जंग में हमने हासिल किया था वो नेगोशिएटिंग टेबल पे हम आपको नहीं देंगे, जो वही बात है जो हम पाकिस्तान को कहते हैं जी। कश्मीर पे। अब इस पे डिबेट एंडलेसली हो सकता है, लेकिन इंडिया को ये हजम कर लेना कि एक एसिमेट्रिकल डिसएंगेजमेंट था कुछ ये छोटे छोटे इलाकों में, जैसे कि गोगरा में या हॉट स्प्रिंग्स में, जहाँ सिर्फ कुछ किलोमीटर की बात है, किलो से भी कम है, तो वहाँ हजम हो गया और उसमें पब्लिक का सेंटिमेंट भी कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। डेप्सांग प्लेन्स जैसे मैंने बताया बहुत बड़ा एरिया है, 942 किलोमीटर का है। वहाँ से ये जो इश्यू रहा है इंट्रूजन्स का, घुसपैठ का, 2013 से चले आ रहा है, और इस पे पहले मनमोहन सिंह सरकार के टाइम, बाद में मोदी जी के सरकार के टाइम भी बहुत हंगामे मचे हैं पब्लिक में। और मेरे ख्याल से कुछ कंसर्न है कि अगर ये दिखे कि भारत ज़्यादा ही पीछे हट गया है जी। तो उसमें सियासी नुकसान सरकार को हो सकता है। अब दूसरी इसके साइड है कि अपने टर्म के शुरुआत से मोदी जी ने बहुत कोशिश की है कि चाइना के साथ कोई सुलह हो जाए। शायद और किसी प्रधानमंत्री से ज़्यादा वो कंसेशंस करने को तैयार थे ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए। आखिर भारत कई ऐसे हिस्सों पे क्लेम करता है जिसमें अंग्रेज़ों के टाइम और उसके बाद 2 दशकों के लिए कोई भारतीय सैनिक या सिविलियन कभी नहीं गया अक्साई चीन में। तो मोदी जी का ये था कि अब वक्त आ गया है जब पब्लिक को बता देना चाहिए कि रियलिटी वहाँ क्या है और ये मामला ख़त्म करना चाहिए। लेकिन चाइना राज़ी नहीं था। शी जिनपिंग एक बहुत राष्ट्रवाद और मतलब एक तरह से अग्रेसिव राष्ट्रवाद अपने पब्लिक को सुना रहे थे, और शायद ये सारा मैटर गलवान में एक पॉइंट तक आ गया जहाँ चीन भी नहीं चाहता था कि क्राइसिस उतना आगे बढ़ जाए जी। क्योंकि चीन भी इस वक्त ताइवान में बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत कंसर्न्ड है, और ये नहीं चाहेगा कि अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे भी इस टाइम पे क्राइसिस रहे। तो प्रिंसिपल में दोनों साइड्स अग्रीमेंट पे लगभग आ गए हैं, लेकिन प्रिंसिपल और एक्चुअलिटी में अभी थोड़ी दूरी है, फर्क है। अगला सवाल चीन की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। प्रसन्नजीत भट्टाचार्य जी जो कि हमारे मेंबर हैं पूछ रहे हैं कि चीन की आर्थिक उथल पुथल भारत और इंडो पैसिफिक रीजन के साथ संबंधों में किस तरह से दिखेगी, खासकर डिफेंस पोस्चरिंग में। अगेन प्रसन्नजीत जी ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक सब हम जब चीन को देखते थे तो लगता था कि वो क्या लवली अमेरिकन फ्रेज है, 900 पाउंड का गोरिल्ला सामने खड़ा हुआ है और ये इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि इसका हम सामना कर ही नहीं सकते हैं। अब हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि एक हाथ पे चाइना ज़रूर ग्रो कर रहा है जी। और भारत चाहे करेंट रेट्स पे ग्रो करते रहे, शायद और भी तेज़ी से ग्रो करे, तो बहुत दशक लग जाएंगे चाइना के पास भी आने में। चाइना आज की तारीख हमारी इकोनॉमी के 6 गुना ज़्यादा बड़ा है। उनका लिबरलाइजेशन का पीरियड हमारे बहुत पहले शुरू हुआ और वो पूरा फ़ायदा उठा पाए यूएसए और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड टाइज के उस वक्त जब हमारी इकोनॉमी क्लोज थी। लेकिन दूसरी बात है कि चाइना में अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आने लग गए हैं।
उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो हो रही है, उनका पॉपुलेशन ओल्डर हो रहा है, यानी कम लोग काम कर रहे हैं और आमदनी कमा रहे हैं और ज़्यादा लोग सपोर्ट करने पड़ रहे हैं यंगर लोगों को, जिससे इकोनॉमी पे चाइना में कई दशकों के लिए बहुत असर रहेगा जी। और तीसरी बात है कि चाइना के रिश्ते यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और कई ईस्ट एशियन मुल्कों के साथ बहुत बुरी तरह बिगड़ गए हैं। परिवर्तन तो आएंगे इन सब फैक्टर्स के वजह, लेकिन मेरे ख्याल से दिल्ली में सब लीडर्स और स्ट्रेटेजिस्ट समझते हैं कि कुछ इक्वालिटी के रिश्ते में लाने, एक तो इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने में बहुत वक्त लगेगा और अल्टीमेटली किसी भी दो मुल्कों के रिश्तों के बीच गन्स और बटर में हमेशा ट्रेड ऑफ रहता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी तरक्की करे, हम रैपिडली ग्रो करें, तो फिर एक क्राइसिस की परिस्थिति स्पेशली इतने बड़े नेबर के साथ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। जी जी। जैसे कि मैंने शो में पहले बोला, राष्ट्रवाद, ईगो, पेट्रियटिज़म, ये सब इम्पॉर्टेंट अहम बातें हैं, लेकिन राष्ट्रीय लीडर्स को प्रैग्मेटिक डिसीजंस लेने होते हैं और मेरे ख्याल से वो चाहते हैं कि कोई मध्य पथ अगर निकाल पाए दोनों मुल्क तो वही ठीक रहेगा, रादर देन दैट कि हम अपने बजट खर्च करते रहें इस कॉन्फ्रंटेशन पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जहाँ की मैंने बोला दोनों साइड के कोई ऐसे अहम इंटरेस्ट नहीं है जहाँ मतलब थोड़ा फौज के 1-2 किलोमीटर आगे पीछे होने से कोई राष्ट्र दोनों मुल्कों की कोई हालात बदलने वाली है। जी। अगला सवाल कार्तिकेय भारद्वाज का है, पूछे कि क्या नॉर्थ इंडिया की सुरक्षा ताइवान स्ट्रेट में है? एक तरह से कार्तिकेय जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि इस वक्त चाइना का पूरा नज़र ताइवान पे है। ये कोई नहीं कह सकता किसी सर्टेनिटी के साथ कि चाइना की लीडरशिप का के अंदरूनी ख्याल क्या है, लेकिन वो डेफिनेटली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ताइवान इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करे या ताइवान एक अग्रेसिव पोस्चर ले तो वो ताइवान पे हमला करने को तैयार हैं। जी। चीन भी जानता है कि ये बहुत कीमती रहेगा उनके लिए। पहली बात ये है कि यूक्रेन के बाद सब समझ गए हैं कि बड़ी साइड, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ा मुल्क जीतता है, मतलब कभी कभी छोटा मुल्क भी उसको बहुत चोट पहुंचा सकता है। और इसमें दूसरी बात है कि चाइना और ताइवान के बीच एक बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें इन्वेजन माउंट करना, ख़ासतौर से क्योंकि ताइवान की काफ़ी मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री है, उससे चाइना को बहुत इम्पैक्ट होगा। और तीसरी बात ये है कि ताइवान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सेक्टर में चिप मैन्युफैक्चरर है। ताइवान का नुकसान करना एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में चाइना को भी नुकसान बहुत पहुंचाएगा। लेकिन क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान के साथ खड़ा है, जापान, कोरिया, ये सारे मुल्क ताइवान के साथ खड़े हैं, तो चीन की सारी एनर्जीज उस साइड लगी हुई हैं और चीन डेफिनेटली नहीं चाहता है कि इंडिया के साथ इस वक्त कोई जंग छिड़क जाए या कोई ऐसी हालत छिड़क जाए जिसमें उनको बहुत ज़्यादा अपना नज़र इस तरफ पश्चिमी तरफ करना पड़े। लेकिन ये भी हमें समझ लेना चाहिए भारत में कि ना हम अपनी फ़ौजें ताइवान को बचाने के लिए भेजेंगे, कल कुछ हो जाए तो ना ताइवान अपने एयरफोर्स को या अपने कंप्यूटर फोर्सेस को हमें बचाने आएगा अगर हिमालयों में कल कोई जंग छिड़क जाए। दोनों मुल्क एक दूसरे का डेफिनेटली एक दूसरे से कोऑपरेशन बढ़ाए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया भी नहीं चाहता कि एक जो कोऑपरेशन है वो एक प्रोवोकेशन बन जाए चाइना के लिए जी। और एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि जैसे कि चीन क्लेम करता है कि तिब्बत और अक्साई चीन उसके हिस्से हैं, ताइवान मानता है कि ओरिजिनल चाइना वही है और ये क्लेम्स ताइवान के भी हैं। तो हर इश्यू पे हमारा और ताइवान का भी अग्रीमेंट नहीं है। तो यस फ्रेंड्स, बट
फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए कभी कभी लड़ने नहीं बढ़ने को तैयार नहीं होते। इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल लूँगी। अंशु प्रिया पूछ रहे हैं कि क्या भारत ताइवान की रक्षा में मदद कर रहा है? क्या ताइवान की सुरक्षा के लिए बड़े सिक्योरिटी या डिफेंस कॉन्स्ट्रक्ट में भारत की भागीदारी से भारतीय सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी? वो बोल रहे हैं खासकर तब जब हम जानते हैं कि अमेरिका ने कितनी कायरता से अफगानिस्तान छोड़ा। अंशु प्रिया जी, आपके 2-3 क्वेश्चन इसमें जुड़े हैं। पहली बात ये कहनी चाहिए कि ज़रूर, और अभी 2 साल होने को जा रहे हैं अमेरिका के अफ़गानिस्तान छोड़े हुए। मैं नहीं समझता कि इसमें कायरपन था। याद रखिए कि अमेरिकी मुड़ के उस वक्त कहते थे कि अगर आपको इतना इंटरेस्ट है कि अफ़गानिस्तान में हम डट के लगे तो आप अपने सैनिक क्यों नहीं भेजते हो जी। जो कि बिल्कुल वैलिड सवाल था, और जिसका जवाब हमारा ये होता था कि हमें नहीं लगता कि हमारे कोई ऐसे वाइटल इंटरेस्ट है जिनके लिए हम अपना खून बहाएं, हमारे अपने बच्चों का खून बहाएं और हमारे धन को खर्च करें। और अमरीकी भी अंत में कंक्लूजन इस कंक्लूजन पे आए कि बहुत साल लड़ने के बाद वो ऐसी स्टेबिलिटी की सिचुएशन नहीं क्रिएट कर पा रहे थे अफगानिस्तान में। तो एक कायरतापन कह सकते हो या रियलिज़म कह सकते हो, मैं इसको रियलिज़म समझता हूँ। और ताइवान और इंडिया के बीच में भी आई थिंक रिश्ता एक रियलिज़म का है। डेफिनेटली दोनों मुल्कों के बीच में बहुत एरियाज़ हैं जहाँ कोऑपरेशन हो सकता है और हो रहा है। सेमीकंडक्टर्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडिया और ताइवान का रिश्ता लगातार गहरा होते रहा है। आज की तारीख बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ का बहुत अच्छा ट्रेड रिलेशनशिप है ताइवान के साथ। ताइवान की बहुत कंपनीज़ यहाँ बिजनेस कर रही हैं। जो अपूर्वा आप अपने आईफोन हाथ में लिए हैं, शायद अगर चेन्नई में बना है तो फॉक्सकॉन एक ताइवान की कंपनी ने इंडिया में असेंबल किया, हो सकता है कि इंडिया में असेंबल हुआ हो जी। तो रिश्ते बढ़ रहे हैं। इंडिया जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और क्वाड जैसे अरेंजमेंट्स में शामिल होता है तो ताइवान को एक राहत मिलती है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एक्सरसाइजेज रेगुलरली अब कर रहे हैं इंडियन ओशन में। चाइना इस पे हंगामे करते रहता है बीच बीच में, लेकिन आई थिंक हम भी जानते हैं कि कोई हमारी नेवी वहाँ जाके ताइवान और चाइना के बीच के जंग में नहीं घुसने वाली। अमेरिकन घुसे या ना घुसे वो अलग बात है, उसमें उनके मुल्क में विवाद है कि अमेरिका के इंटरेस्ट में क्या रहेगा। आखिर हम देख रहे हैं कि यूक्रेन को उनने हथियार दिए हैं, पैसे दिए हैं, लेकिन अपनी फ़ौज नहीं भेजी। हो सकता है क्राइसिस के सिचुएशन में हम भी कुछ बाहर से समर्थन करें लेकिन डायरेक्टली नहीं अड़ेंगे। सिमिलरली हो सकता है कि हमारे मिलिट्री प्रॉब्लम्स में ताइवान कुछ बाहर से मदद करे लेकिन डेफिनेटली वो अपने एयरफोर्स को या फ़ौज को यहाँ नहीं भेजेंगे। एनीवे बहुत छोटे से मुल्क है तो उनका कोई ऐसे बहुत बड़ा मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है। लेकिन हर मुल्क अपने जो भी एक्शंस करता है वो अपने इंटरेस्ट के वजह करता है, ना कि उसूलों या कोई भाईचारे के वजह। ये कोई आखिर हिंदी फिल्म नहीं है जहाँ अंत में दोनों भाई गले मिल जाते हैं और दुश्मन को हरा देते हैं। तो इंडिया और ताइवान का एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप रहेगा जिससे चाइना पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमें इसकी इन्फ्लुएंस को एग्जैजरेट भी नहीं करना चाहिए। अगर चाइना किसी चीज़ के बारे में एक्चुअली वरी करता है वो यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में है, ना कि ताइवान और इंडिया के बारे में। और मेरे ख्याल से आने वाले दशकों में यही रियलिटी रहेगी कि दो ये बड़े पावर रहेंगे और इंडिया को इन दोनों पावर्स को किसी तरह जगल और बैलेंस करना पड़ेगा, जो एक बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड आर्ट है। अभी तक सफल रहे, अब देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। जी चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें, अपना फीडबैक देते रहें। हम हर हफ्ते इस शो के लिए एक सवाल उठाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर आप हमें अपना सवाल भेजते हैं। अगर कोई ऐसा सवाल है जिस पर आप चाहेंगे कि हम चर्चा करें तो कमेंट सेक्शन में हमें वो भी ज़रूर बताएँ। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।